जहां एक दशक पहले महिलाओं को आगे लाने के लिए केवल बातें होती थीं, लेकिन आज महिलाओं की खुद की इच्छा शक्ति और सरकार की लगन ने उस सपने को, उस कल्पना को साकार कर दिया है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। और आज उड़ीसा से ही वर्तमान हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईएएस अपराजिता सारंगी जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी से। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पे बड़ा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र तो देश में है ही नहीं। 2-3 बातें रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम, देश के नागरिक उन्हें पीटीपी बुलाते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, शौकिया राजनीतिज्ञ हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हो सकता है शाम में विदेश चले जाएं। देखिए, देश के लिए जो काम करता है वो दिन रात जूझता है, जनता के साथ खड़ा रहता है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बात उन्होंने की, महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है। बात असल ये है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचाना है और उन्हें धमकाना है और अपने परिवार के चेहरे को सुधारना है। और मैं तीसरी बात कहना चाहूँगी, जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, उन्होंने बार बार कहा तानाशाही आ चुकी है, लोकतंत्र नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी राहुल गांधी जी से और आपके माध्यम से बहुत सारे कांग्रेसियों को कि अगर 80 करोड़ लोगों को प्रति मास मुफ्त में 5 किलो अनाज देना लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, तो तानाशाही सही। और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर हमने 1.5 वर्षों में करीबन 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन टीके लगाए और अपने देश में 2 देसी वैक्सीन भी लाए, तो अगर यह तानाशाही है तो यही सही। और तृतीय बात मैं कह दूं, जब विदेश में, हर एक देश में, मैं कहूं पूरे विश्व में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, 63 देशों में 10% और 10% से अधिक इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है। और हमारे देश में आर्थिक स्थिति को इस तरह से मजबूत रखा गया है, जिसे रघुराम राजन जी ने भी कही ये बात, हमने 7% तक रखा है। तो यह अगर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, तो तानाशाही ही सही। हम गरीबों, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अंत्योदय हमारा मंत्र है और हम अंतिम पायदान पर खड़े खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उन्हें सामने लाना चाहते हैं। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की नीति है और नीयत है। राहुल गांधी का कहना है कि हम तो संसद के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और समाज को बांटा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बोलने ही नहीं देती। ये बिल्कुल निराधार है। देखिए, मैं लोकसभा की सांसद हूं, मैं दिन भर लोकसभा में बैठी रहती हूं। पहली बात तो यह कह दूं कि गेस्ट अपीयरेंस लोकसभा में वो देते हैं, बहुत कम आते हैं। और जहां तक महंगाई पर चर्चा का सवाल है, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, आप सबने भी टीवी में देखा होगा कि बहुत हंगामा किया था कि महंगाई पर सरकार चर्चा नहीं करती है। और जब मैडम निर्मला सीतारमण जी ठीक होकर आई, स्वस्थ होकर आई, तो उन्होंने चर्चा की बात कही और उन्होंने चर्चा की, उन्होंने उत्तर दिया सरकार की तरफ से। और जब मैडम सीतारमण ने उत्तर देना शुरू किया तो कांग्रेस बॉयकॉट कर गई, वॉकआउट कर गई। इसका अर्थ क्या हुआ? आधा भी नहीं सुना, इतना भी संयम नहीं, इतना भी धैर्य नहीं। और जिस प्रश्न को लेकर आप तांडव मचा रहे थे, जब वो प्रश्न का उत्तर सरकार देना चाह रही है तो आप वहां थे नहीं, क्योंकि आपके पास न तर्क है न तथ्य है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया वो 8 सालों में बीजेपी सरकार बर्बाद कर रही है। देश में तानाशाही है, 4 लोग चला रहे हैं। मैंने वही कहा, मैंने उत्तर दिया। अगर लोगों के साथ खड़ा होना, अगर लोक कल्याणकारी काम करना, अगर हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात मेहनत करना, अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करना, अगर सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करना, अगर लोकतंत्र का खात्मा है, तो मुझे लगता है कि उनकी समझदारी में कोई भूल है। लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझते हैं या तानाशाही की परिभाषा से वो अवगत नहीं है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ हमारे देश में
पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, वो विश्व नेता अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। बड़ी विनम्रता के साथ ये बात मैं कहना चाहती हूँ। बड़ा गर्व है मुझे अपने नेता को लेकर, क्योंकि पूरे देश में विदेश में वो आदृत हैं और एक विश्व नेता के रूप में खड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने कोरोना के समय देश का प्रबंधन किया, हम सब का हाथ पकड़ के वो खड़े रहे, कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? और हर एक क्षेत्र में कैसे कौन सा सही कार्यक्रम आए और हर एक कार्यक्रम की सुपरिचालना हो, इस दिशा में उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी ऐतिहासिक भूल थे, देखिए आर्टिकल 370 हो, आर्टिकल 35A को जो हमने विदाई दी, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो बात हमारे मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी, जम्मू कश्मीर को हमने भारत के साथ जोड़ा, ये कितना बड़ा पदक्षेप था। ट्रिपल तलाक को हटाना कितना बड़ा पदक्षेप था। नागरिकता संशोधन आइन लाना या कानून लाना कितना बड़ा संशोधन, कितना बड़ा पदक्षेप था। तो मैं कहती हूँ कि जो बड़े बड़े काम हैं, जिससे मुझे लगता है देश का मानचित्र बदल रहा है, समय लगेगा। देखिए, डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, और 135 करोड़ का यह देश है, तो ऐसी स्थिति में समय लगेगा। लेकिन 8 वर्षों में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, काबिले तारीफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ या उनकी टीम की मेंबर हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं देश के नागरिक के हिसाब से मेरी यह अनुभूति हुई है, मैंने हृदयंगम किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। राहुल गांधी का कहना है कि देश के वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। उन्हें ज्ञान है क्या? श्री राहुल गांधी जी जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, उन्हें ज्ञान है क्या? उन्होंने समझदारी के साथ आदरणीय वित्त मंत्री का जो वक्तव्य था उसे सुना क्या, और सारी बातें समझ में आई क्या? देखिए, बार बार आदरणीय वित्त मंत्री ने विभिन्न सर्वे के रिपोर्ट्स के बारे में कहा, और बार बार उन्होंने आरबीआई का नाम लिया। कभी नहीं कहा कि मेरा मंत्रालय ऐसा कहता है। और ब्लूमबर्ग सर्वे की बात कही, यूएनडीपी की रिपोर्ट की बात कही, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट की बात कही, रघुराम राजन जी को बार बार कोट किया। उन्होंने जानकर कहा कि बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारी आर्थिक स्थिति की तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी का जो मैक्रो इकोनॉमी है हमारा, उसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही मजबूत है। और ये हमने नहीं कहा है, रघुराम राजन जी ने कहा है, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, जो हमारे साथ अभी नहीं हैं। तो देखिए, हम किस चश्मे से किस बात को देखते हैं, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जो हालात वर्तमान में देश में बने हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्र सरकार संविधान को तहस नहस कर रही है। देखिए, आज राहुल गांधी जी के साथ अशोक गहलोत जी बैठे थे। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बार बार अगर दिल्ली में आके बैठेगा तो वहाँ क्या हो रहा होगा। राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उससे हम सब वाकिफ हैं। अभी जब ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाया या सोनिया गांधी जी को बुलाया तो इन्होंने यहाँ धरना दिया। पहली बात तो यह है कि बार बार एक राज्य का मुख्यमंत्री क्यों आएगा अपने राज्य को छोड़कर, काम तो वहाँ है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, आज आप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मैंने भी देखा, राहुल गांधी जी और श्री अशोक गहलोत जी ने हमारी आर्थिक स्थिति के विषय में कहा, महंगाई के विषय में कहा, बेरोजगारी के विषय में कहा। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है जनरल स्टेटमेंट देना, मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैं कुछ भी कह दूँ, और एक बात होती है तर्क और तथ्य के साथ बात करना, आंकड़ों के साथ बात करना। जब मैडम निर्मला सीतारमण ने बातचीत की तो आंकड़ों के साथ बात की। हम सब जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो हम आंकड़ों को लेकर बात करते हैं। लेकिन आज किसी भी तरह का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने नहीं किया, किसी भी तरह का आंकड़ा नहीं दिया। अरे प्रमाणित तो करें, जनरल स्टेटमेंट देने से तो नहीं होगा, प्रमाणित करें। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि क्योंकि वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए कार्रवाई करवाई, दबाव की राजनीति कर रही है। क्या सही है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। 2014 से लेकर 2022 तक देश में 50 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और उसमें से 41 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात खाई है।
हार गई है। तो कांग्रेस को एक तरह से पूरे देश ने नकार दिया है और ऐसी स्थिति में उनके अस्तित्व का सवाल है, उनकी सार्थकता का सवाल है, उन्हें सार्थक बने रहना है। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कल हो सकता है महिलाओं की स्थिति का मुद्दा उठा देंगे। तो उन्हें तो जीवित रहना है, इसलिए ये कर रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, करीबन 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। और मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद भारत के 130 करोड़ 35 करोड़ लोग समझते हैं और उन पर विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं, सबसे यही उनकी अपेक्षा रहती है कि हम सब मेहनत करें और लोगों का उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और लोकतंत्र में मैं कह दूं लोगों का समर्थन, जिसे हम जन समर्थन कहते हैं, यही हार या जीत का मापदंड होता है। जिसके पास संख्या है उसी के पास बाहुबल है। क्योंकि ईडी का आरोप केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग फोन कर रहे थे भाजपा के साथ आने के लिए, नहीं बात को माने तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। ममता बनर्जी का भी आरोप है। देखिए, ये सब बातें अच्छी लगती तब, संजय राउत की बातें अच्छी लगती या फिर राहुल गांधी जी की बातें अच्छी लगती जब ये ईडी पर प्रहार करते हैं। ये बातें तब अच्छी लगती जब ये जो जांच हो रही है इसमें किसी भी तरह का स्कैम न निकलता, गबन की बातें न निकलती। जहां तक संजय राउत जी का सवाल है, पात्रा चौल स्कैम में 1039 करोड़ का स्कैम निकला है। और ये भी बात पता चली है कि प्रवीण राउत के साथ उनके प्रगाढ़ संबंध थे और प्रति महीने वो 2 लाख रुपए लिया करते थे। और उनकी और उनके परिवार के जो विजिट्स हुए हैं विदेश में, उसकी फंडिंग प्रवीण राउत ने की है। और वर्षा राउत जी के अकाउंट में पैसे गए हैं, संजय गए हैं। तो तथ्य और तर्क है और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो क्या कहेंगे? अभी तो खुद को बचाना है। और जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, आप देखिए पार्थो चैटर्जी जी के विषय में सब लोग हम लोग जानते हैं किस तरह से माउंटेन्स ऑफ कैश, रुपए का अंबार नजर आ रहा है। मैं क्या कहूँ, 50 करोड़ रुपए 1-2 घरों से निकलते हैं, बड़ी बात है। देखिए, जो साधारण व्यक्ति होता है उसके यहाँ कितना पैसा रहता है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और तब दूसरों के बारे में कहना चाहिए। और जहाँ तक ईडी का सवाल है, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ईडी अपना काम करती है। और जहाँ तक हमारे सरकार का सवाल है, हम ईडी के कार्यों में क्यों इंटरफेयर करें? सीबीआई हो, ईडी हो, ये अपना काम करती है, सबूत और प्रमाण के आधार पर काम कर रही है। तो सबसे पहले तो प्रमाणित करें देश को कि ये बिल्कुल साफ है, पाक है। प्रमाणित तो करके दिखाएं, प्रमाणित तो कर नहीं सकते हैं। ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को ईडी के जरिए अंजाम देना चाहती है झारखंड में। देखिए, झारखंड की तो अवस्था बहुत ही खराब है। जहाँ तक कार्य का सवाल है, लोगों के वेलफेयर का सवाल है, जिस तरह से कल्याणकारी नीतियाँ वहाँ कार्यान्वित की जा रही हैं, उनका सवाल है। बहुत दुख है कि हमारे झारखंड में रहने वाले लोग गरीब तबके के लोग हैं, कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे राज्यों की है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्हें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर ना देखें। झारखंड में जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारें। आप उड़ीसा से आती हैं और वर्तमान में देश की राष्ट्रपति उड़ीसा से ही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, कैसे देखती हैं आप? नमस्ते हैं। आदरणीय के विषय में जितना भी कहूँ कम होगा। मैं कहूँगी मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ मैंने कुछ समय बिताए हैं और बार बार उनके साथ संपर्क में आई हूँ। बहुत ही सरल हृदय की महिला हैं। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर किया है। और जब झारखंड में वो गवर्नर थी, उस समय भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। और मनुष्य के रूप में भी मैं कहूँगी कि संघर्ष में जीवन रहा है, लेकिन संघर्ष ने उन्हें कभी हराया नहीं। उन्होंने संघर्ष को हराया है और आज यहाँ पहुँची हैं। तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समाज में सरकार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार उस समाज के लोगों के उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? बिल्कुल। देखिए, मैं कह दूं करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हमारे देश में हैं
और हर संभव प्रयास भारत सरकार कर रही है उनके जीवन में उत्थान लाने के लिए। मैंने कहा अंत्योदय, अंत का उदय, जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जनजाति के लोग हैं, उन सब का उत्थान हो, वो लोग आगे आएं। इस दिशा में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट्स, उसको भी संवैधानिक दर्जा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने ही दिया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जनजाति का सवाल है, सबसे बड़ी बात तो हुई कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। इससे बड़ा और क्या संदेश हमारे प्रधानमंत्री देश को देते। और मुझे लगता है इस पदक्षेप से उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है। यदि ऐसे में आपकी बात करें, आमतौर पे सबका सपना होता है आईएएस बनना। आपने तो आईएएस की नौकरी भी की और उसको छोड़कर आप राजनीति में आई। ऐसे में अगर महिलाओं का संघर्ष, राजनीति की बात करें, तो आप कैसे देखती हैं और कितना संघर्ष है महिलाओं के लिए राजनीति में? मैं कहूँगी राजनीति में संघर्ष है, महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर अधिक है। लेकिन अभी महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पंचायती राज सिस्टम हमारा है, ज़िला परिषद तक, सरपंच से ज़िला परिषद तक, इसमें करीबन 45.61% महिलाएं हैं। और जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा में 78 सांसद महिलाएं हैं। तो मैं कहूँगी कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन बहुत कुछ करना है। और संघर्ष तो बिल्कुल महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है और उसके अलावा अपनी जगह भी राजनीति के क्षेत्र में बनानी है। तो मैं तो लगातार महिलाओं के साथ चर्चा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं में शक्ति भी बहुत है। ये जो अंतर्निहित शक्ति उनकी है और जो परिश्रम करने की जो इच्छा है और जो उनका फोकस है, निश्चित तौर पर ये सारी बातें महिलाओं को बहुत दूर तक ले जाएंगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के युग में मुझे लगता है महिलाओं के उत्थान पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। राजनीति में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लोकनीति और लोक सेवा के लिए यहाँ आई हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे आईएएस ऑफिसर जब थी और 24 साल तक बहुत ज़्यादा काम किया, मन लगा कर काम किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि इस सीमा में अब नहीं रहूँगी। बड़ा क्षेत्र चाहिए, बड़ा क्षितिज चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, और हज़ार करोड़ों लोगों के साथ अपने जीवन को मैं जोड़ना चाहती थी। इसलिए मैं आई हूँ और बहुत खुश हूँ। अगला सवाल मेरा यही था कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप राजनीति में आएंगे, क्योंकि समाज सेवा तो आईएएस रहते हुए भी कर सकती थी? नहीं, देखिए, समाज सेवा बिल्कुल कर रही थी, लेकिन मैंने कहा वहाँ पर क्षेत्र सीमित हो जाता है। हम बंधे हुए रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे रहते हैं, एक फ्रेमवर्क के अंदर जीना पड़ता है। और राजनीति और ब्यूरोक्रेसी को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा संतोष है। लोगों के साथ जुड़ के काम करने का जो मज़ा है, वो मुझे लगता है राजनीति में ही है। और मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूँगी, लोक सेवा और लोकनीति का माध्यम है राजनीति, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जहाँ तक आईएएस का सवाल है, तो मुझे लगता है 24 साल तक काम करने के बाद मुझे लगा कि जितना मुझे देना था मैंने दिया और जितना लेना था लिया, अब आगे बढ़ा जाए। अब ब्यूरोक्रेट की अगर बात करें, आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये आरोप लगता है कि राजनीतिक दबाव के चलते वो काम नहीं कर पाते हैं। आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी रह चुकी हैं और अब आप राजनीति में हैं, तो जो ब्यूरोक्रेट हमेशा आरोप लगाते हैं पॉलिटिक्स पे, आपको क्या लगता है वो कितना सही है? ये सही है। देखिए, मैं 24 साल तक ब्यूरोक्रेट थी और मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन तो राजनीतिज्ञों की तरफ से निश्चित तौर पर दबाव होता है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि अगर एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है और वो किसी तरह की नीति को लाना चाह रहा है, पॉलिसी को लाना चाह रहा है, कार्यक्रम को लाना चाह रहा है, कार्यान्वित करना चाह रहा है, तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है तो वो नहीं कर पाएंगे। और मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में भी देखा है, बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे वो जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट था, पॉलिटिकल विल था, वो नहीं मिला। तो राजनीतिज्ञों के हाथ में निश्चित तौर पर बहुत ही, मैं कहूँगी हाँ ना, तो निश्चित उनके हाथ में रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स ये दोनों साथ मिलकर काम करें,
पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स मस्ट लर्न टू वर्क टुगेदर। इनका स्ट्रेंथ है, ब्यूरोक्रेट्स का भी स्ट्रेंथ है, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस का बड़ा ज्ञान है, पढ़ के आते हैं। और जहाँ तक राजनीतिज्ञों का सवाल है, मैं कहूँगी कि इमोशनल कोशेंट इनका बहुत हाई रहता है। राजनीतिज्ञ जानते हैं काम कैसे कराया जाता है और ज़मीन से जुड़े होते हैं राजनीतिज्ञ, इसलिए उन्हें ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा बहुत रहता है, बहुत ही समझदारी उनकी रहती है, परिपक्वता रहती है। तो मुझे लगता है अगर दोनों मिलकर काम करें तो देश के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यदि बात करें तो एक बार फिर से वो दिल्ली में है और तमाम लोगों को, जो विपक्षी दल हैं, उनसे मुलाकात करके केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश करेंगी। क्या आपको लगता है कि इसमें उनको सफलता मिलेगी या फिर बीजेपी पर कितना असर होगा इसका? देखिए, दिल हूं अरमान भरा, दिल्ली की गद्दी तक आना चाहती हैं। दुख इस बात का है कि त्रिपुरा और गोवा में भी हार गई। तो भाई जो दिल्ली की गद्दी पर आना चाहता है वो कम से कम त्रिपुरा और गोवा तो जीत कर दिखाए। छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। और ये बार बार सारे लोगों को मिलाना बैठाना आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपने देखा कि जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने एनडीए कैंडिडेट के हिसाब से फील्ड किया तो ऐसी स्थिति हो गई कि राष्ट्रपति के पद के लिए कोई खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं था। और मोहतरमा ने बहुत कोशिश की, मैडम ममता बनर्जी जी ने बहुत कोशिश की कि सही कैंडिडेट आए। एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तब तीसरा कैंडिडेट आए और अभी भी वही हालत है। आदरणीय धनखड़ जी हमारी तरफ से कैंडिडेट हैं और ऐसी अवस्था हुई कि टीएमसी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। तो मुझे लगता है, देखिए, एक बिखरा हुआ घर है विपक्ष, और कभी ये नेता बन जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इनके हाथ में सत्ता कभी आई तो 7 दिनों में 7 प्रधानमंत्री तो जरूर होंगे देश के लिए। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए देशवासियों से अपील की। सरकार द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में विपक्ष शामिल नहीं हुआ। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि दरअसल तिरंगा यात्रा की आड़ में भाजपा अपना एजेंडा चला रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगी कि तिरंगा को लेकर राजनीति ना हो। कुछ ऐसे मुद्दे हमारे जीवन में होते हैं जिनको लेकर राजनीति न की जाए, राजनीति से परे होते हैं, और तिरंगा भी वैसा ही है। घर घर तिरंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत काल के दौर से गुजर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 हम 75 साल स्वाधीनता के पूरा करने वाले हैं और आगामी 25 वर्षों में 2047 तक में हमारा ये जो आज़ादी का काल है, ये इसकी पूर्णाहुति होगी। और इसी संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहरेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, तिरंगा एक यूनिफाइंग फैक्टर है। धर्म, जाति, वर्ण सबको छोड़कर हम सबको एकजुट होकर ये तिरंगा का उत्सव मनाना है। और मैं कह दूं कि तिरंगा देश के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, यह हमारी आन बान और शान है। और तिरंगा के साथ राजनीति न हो। मैं कहूँगी, अधीर रंजन चौधरी जी को अनुरोध करूँगी कि लोकसभा में वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस में राजनीति करनी है और किस में राजनीति नहीं करनी है, इसकी परिपक्वता, इसकी समझदारी उनमें होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा से कंपेयर करके संघ परिवार पर बड़ा हमला बोला। क्या आपको लगता है कि तिरंगा को लेकर राजनीति करना सही है? यही मैंने कहा, संघ परिवार को लाना भी सही नहीं है और तिरंगा को लेकर राजनीति करना भी सही नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं सफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं कि हम घर पर तिरंगा लगाएंगे तभी देशभक्ति का प्रमाण मिलेगा। क्या हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं? देखिए, ऐसा है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ यूनिफाइंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो तिरंगा के उत्सव को जो व्यक्ति विरोध करता है, मुझे लगता है वो देशद्रोही है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना चाहिए। आज के संदर्भ में जो हर घर तिरंगा का विरोध करता है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का विरोध करता है, उसके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है, और वो देश विरोधी, देशद्रोही है। इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल नहीं है मेरा,
ये एक संदेश है आपसे, 15 अगस्त का मौका है, ऐसे में आप देश के तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सबको मिलकर अपने देश को बहुत आगे ले जाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की जो भावनाएं हैं उन्हें समझना है। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का हाथ मजबूत करना है, उनकी नीयत और उनकी नीति पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए और हम सब आगामी 25 वर्षों में अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाएं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।